हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। पिछले क्लास हम लोगों ने गॉस के एक एप्लीकेशन को देखा था। आज हम लोग गॉस के दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। क्या बात करना हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। एक स्फीयर है जिसमें चार्ज दिया गया है या चार्ज है, वो किस तरीके से है, ऐसा क्या चार्ज ऐसा है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। तो चार्ज किस तरीके का है, पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। किसके ऊपर? एक स्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फीयर लेट कर लेते हैं। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस मान लेते हैं r है, सेंटर O, रेडियस r। और इस स्फीयर में हम लोग कुछ चार्ज दे देते हैं। मान लेते हैं q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है जो यूनिफॉर्मली इस स्फीयर में फैल गया। ठीक है, पूरे स्फीयर में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, यूनिफॉर्म तरीके से, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। ओके, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इस स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, क्योंकि यही हम लोगों को आज करना है गॉस के एप्लीकेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। किस पॉइंट पर? यहाँ पे हम लोग कई सारे पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट ले सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर, एक पॉइंट ले सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और एक पॉइंट ले सकते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटसाइड द स्फीयर। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं? आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड। ठीक है, तो मान लेते हैं स्फीयर के आउटसाइड में एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना है। कौन बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इतना बड़ा चार्ज हम लोगों को दिख रहा है, इसी चार्ज की वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना है। किसका इस्तेमाल करके? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम दिया गया है, तो जाहिर बात है गॉस थ्योरम का ही इस्तेमाल करके हम लोगों को पता करना है। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो हम लोगों ने पिछले क्लास ये समझा था कि अगर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो चार बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, या ऐसा कह सकते हैं कि चार तरह के कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। पिछले क्लास मैंने बताया, आज इसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हम लोगों को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है वहां पे हम लोग एक सरफेस इमेजिन करेंगे जिसका नाम क्या था? गॉसियन सरफेस। इसे हम लोग गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना है जो पॉइंट P से पास करे। तो वो सरफेस किस तरह का हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं, देखने से समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट P से पास करे, या ऐसा कह सकते हैं एक स्फीयर बनाएंगे जिसके ऊपर पॉइंट P आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फीयर। ओके, और इस स्फीयर का कुछ रेडियस भी होगा, तो इसका रेडियस हम लोग लेट कर लेते हैं, इसका रेडियस है r। ठीक, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर से स्मॉल r है। कैपिटल R तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम लोग दे चुके हैं, और गॉसियन सरफेस जिसे हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसका रेडियस क्या ले रहे हैं हम लोग? r। ओके, इस स्फीयर, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया? पहला काम हम लोगों ने किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक, और इस स्फीयर को हम लोग क्या कह सकते हैं? गॉसियन सरफेस। ये हम लोग को इमेजिन करना है। ठीक है, ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात पे ध्यान देना है कि इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पर हम लोग अगर E के वैल्यू को देखते हैं तो E का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलने वाला है? तो हम लोग जान रहे हैं कि E का वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बिटवीन ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ गॉसियन सरफेस, जहां पर E एंड थीटा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, और थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। किसके बीच का एंगल है? बिटवीन E एंड A, E और A के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये देखना था कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है।
तो ये हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि टोटल चार्ज इनक्लोज या डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस इज क्यू प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज को पूरे इस स्फीयर में हम लोग फैला देते हैं। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू। तीसरा काम हम लोगों को क्या करना था, फ्लक्स कैलकुलेट करना था। फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। अब ds क्या है यहाँ पर भाई, ds एक स्मॉल एरिया लेते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर, ds। इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, ये है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ये है। तो थीटा वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, जिसे हम लोगों ने पहले ही नोट कर लिया है यहाँ पर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अच्छा पहले से हम लोग लिख लेते हैं ई ds cos थीटा। अब ई एक कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ds। थीटा कहाँ गया, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1, इसलिए इसे भी हम लोग 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब ये बताओ कि क्लोज इंटीग्रल ds का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोगों को दिख रहा है कि ds अगर हम लोग ऐड करते हैं, छोटे छोटे ds को अगर हम लोग लेंगे, तो हम लोग ऐड करते करते हम लोगों को क्या दिखेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ds का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या पता किया, फ्लक्स। और चौथे नंबर पे हम लोगों को क्या करना है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds को इक्वल लिखना है q by epsilon naught, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय epsilon naught। इसका वैल्यू हम लोगों ने पता किया e into 4 pi r स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं e into 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू q by epsilon naught। और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। ये हम लोगों को मिला एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब इस रिजल्ट पे अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये रिजल्ट हम लोगों ने पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है हम लोगों ने, चलो उसे जरा देख लेते हैं। अगर एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पर, और r डिस्टेंस पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका रिजल्ट भी यही आने वाला है। तो अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि P से r डिस्टेंस में कौन है, तो हम लोग कह सकते हैं P से r डिस्टेंस में सेंटर ऑफ स्फीयर है। इसका मतलब अगर पूरे चार्ज को स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना करके, यूनिफॉर्म तरीके से ना फैला के, अगर हम लोग ऐसा करते कि पूरे चार्ज को छोटा कर, पूरे चार्ज को दबा दबा कर छोटा करके अगर हम लोग सेंटर में रख देते, तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता पॉइंट P पर, उसका भी रिजल्ट यही आता। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है कि अगर चार्ज को स्फीयर में फैला दे और सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, अगर पूरे चार्ज को उस स्फीयर के सेंटर में रख देते हैं और उस सेंटर की वजह से r डिस्टेंस में वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता। ओके, अब यहाँ पर और एक पॉइंट को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और r का रिलेशन क्या है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली हो रहा है किसका, r के स्क्वायर का। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब E और R का हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, E और R। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि E और R के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, इनवर्सली है r स्क्वायर। तो ये सारी बातें हम लोगों ने किसके बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड दिस शेल। शेल के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये गॉस के थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, ये पॉइंट हम लोग कहीं भी ले सकते थे। जैसे कि हम लोगों ने आउटसाइड दिस शेल लिया, स्फीयर के बाहर में लिया, क्या स्फीयर के ऊपर नहीं ले सकते थे, जवाब ले सकते थे। क्या स्फीयर के अंदर नहीं ले सकते थे, तो जवाब वहां भी ले सकते थे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट P इस सरफेस के ऊपर होता, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा काम हम लोग सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा क्या क्या चेंज होगा उसे ध्यान से देखो। हम लोग किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये चेंज हुआ। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं
कुछ इस तरीके का जो पॉइंट P पर आए। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनता। तीसरा, अब जब पॉइंट P यहाँ से यहाँ चला आता तो उस वक्त O और P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता? अभी फिलहाल O और P के डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। जब हम लोग P को छोटा करते 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 यहाँ लेकर आ जाते हैं तो उस वक्त O और P के बीच में डिस्टेंस हो जाता कैपिटल R। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं OP क्या चेंज होता? OP हो जाता, अच्छा ठीक है, OP लिखा नहीं है, चलो ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता? कैपिटल R। तो यहाँ पर क्या चेंज होता? टोटल चार्ज इनक्लोज वाली सरफेस cos थीटा, यहाँ पर r स्क्वायर, यहाँ पर क्या चेंज हो जाता? कैपिटल R स्क्वायर हो जाता। ओके, उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पर इस स्मॉल r स्क्वायर को क्या लिख देते हैं हम लोग? कैपिटल R स्क्वायर, और ये हो जाता कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग और चेंज कर रहे हैं इसे थोड़ा हटा देते हैं। ये दूसरा पॉइंट चल रहा है, ठीक है, याद रखना। वो पहले हो चुका, वीडियो पॉज करके पहले उसे कॉपी कर लेना पूरा। ये दूसरा चल रहा ऑन दिस सरफेस। सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसका डेंसिटी क्या ले रहे हैं हम लोग? सिग्मा। अब इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सा एरिया? तो एरिया हम लोगों को दिख रहा है किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है। तो हम लोग इस एरिया की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा क्या मिलेगा हम लोगों को? चार्ज हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है? ये। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस Q को चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q को लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है? आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई कैंसिल, हम लोगों को क्या मिलेगा? चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सा वैल्यू है? ये है एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला? सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले हम लोगों को क्या मिला था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या था? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ पे क्या मिला? सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब स्मॉल r और कैपिटल R में क्या फर्क है? या कौन छोटा है कौन बड़ा? तुम लोग कह सकते हैं किसका वैल्यू ज्यादा है? तुम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल r का लेंथ ज्यादा है और कैपिटल R का लेंथ कम है। तो जब E का रिलेशन R के साथ कैसा इन्वर्स है? तो मतलब जब R बहुत छोटा होगा तो सबसे छोटा कितना हो सकता है? तो इतना स्फीयर का रेडियस होगा, वही सबसे छोटा वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि E का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इस स्फीयर के सरफेस पे। या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू जो है ये एक मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट करना। और इस R पॉइंट पर या सरफेस पर E का वैल्यू क्या आने वाला है? मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या किस तरीके से दिखाएंगे? इस तरीके से। तो ये ग्राफ बना, ये क्या है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आउटसाइड द स्फीयर। और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ये कहाँ पर है? ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर इनसाइड दी सेल। इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, इसे हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, इसे सब सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, सारे पॉइंट को देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो हर बार हम लोग अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैं सारा एक ही में कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करना, पहले के लिए एक अलग डायग्राम P पॉइंट के लिए, दूसरे के लिए सिर्फ ये डायग्राम, और तीसरा डायग्राम यहाँ पर इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, ये पूरा। अब हम लोगों को कहाँ पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पे पता करना है जो इस स्फीयर के अंदर हो। तो मान लेते हैं वो पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हम लोगों को पता करना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। तो हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो चलो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका रेडियस लेते हैं हम लोग स्मॉल r, ठीक, पॉइंट पी से। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ अ स्फीयर गॉसियन सरफेस, ई एंड थीटा कांस्टेंट एंड थीटा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस बाय गॉसियन सरफेस, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है। तो अगर आप लोग देखते हैं तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस के बाहर या सरफेस के ऊपर। तो जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बनाया, क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, तो जवाब है नहीं है। सारा चार्ज आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये सारा वैल्यू फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस, फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो ये सारे वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ पर चार्ज क्या होने वाला है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस क्या मिलने वाला है, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं ना सिंपली, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलो पहले इसे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस 0 है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हुआ, 0। और इसे हम लोग लिख सकते हैं e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई तो 0 नहीं हो सकता भाई, सिंपल सी बात है। r क्या है, ये लेंथ है, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0। तो एक स्फीयर के सरफेस के अंदर अगर किसी भी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आता होगा आप लोगों को कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्योंकि ईडीएस का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते भी मेहनत करके, तो हम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये रिजल्ट किसके बराबर है, 0 का। चलो मान लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर आया। अब 4 पाई और आर स्क्वायर में तीनों में कोई भी 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि इनसाइड दी स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, किसी भी पॉइंट के बारे में बात की जाए, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 अलग अलग पॉइंट पर स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किया। किसका इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम के दूसरे एप्लीकेशन को पढ़ा। अब यहाँ पर ये सारी बातें जो हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पर एक और बात कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, यहाँ तक पिछले वीडियो में मैंने, पिछले अभी टॉपिक में मैंने किया कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इसे इस तरीके से दिखा रहे हैं। और ये सेंटर ऑफ स्फीयर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर जो रेडियस के बराबर है। तो अब सेंटर से आर तक ई का वैल्यू क्या है, 0। तो हम लोग इसे किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे कि सेंटर से लेकर के, स्फीयर के सेंटर से लेकर के आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सरफेस तक पहुंच जाओ। तो सरफेस से जस्ट पहले तक, सेंटर से सरफेस से सेंटर से चलो, और स्फीयर के, इस स्फीयर के सेंटर से चलना शुरू किया, और इस स्फीयर के सरफेस से जस्ट पहले किसी भी पॉइंट पर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो उसे हम लोग इस लाइन से दिखाएंगे। तो ये हम लोगों को 3 लाइन इस ग्राफ में मिला। एक ये लाइन, यहाँ पर क्या है, ई का वैल्यू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ किया गया है, वो किसके लिए ड्रॉ किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 दिखाने के लिए। कहाँ पर 0 हो रहा है, इनसाइड दिस सेल, इसलिए हम लोग इसे ओरिजिन सेंटर ओ से आर तक दिखाएंगे। आर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो इन सारी बातों को हम लोग पॉइंट बनाकर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर का। दूसरा पॉइंट, हम आप लोग कॉपी निकाल के नोट करते रहना। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है हम लोगों को कि सरफेस पे, सरफेस स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तीसरा पॉइंट कि स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा, तो किसी भी चार्ज को हम लोग सरफेस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर चार्ज को अगर हम लोग लेकर जाएं, तो उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो जवाब है नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया
कि फोर्स कब लगता है। फोर्स उस वक्त लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर जाएगा तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। लेकिन इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अगर चार्ज को हम लोग स्फीयर के अंदर लेकर किसी भी पॉइंट पर जाए या अंदर घुमाते रहे उसे, तो उस चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स फील नहीं होगा, इसे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। तो इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास हम लोग गॉस के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं।